नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिसेप्टर्स। जो हमने पढ़ा था, हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम के कितने रिसेप्टर्स थे? हमारे पास 2 रिसेप्टर थे। कौन कौन से रिसेप्टर थे? एक मस्क्यूलिनिक थे, सेकेंड वन इज निकोटिनिक। अब मस्क्यूलिनिक जो रिसेप्टर है वो किस मतलब पाथवे को फॉलो करते हैं? ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो कि हमने जर्नल फार्मा में पढ़े थे उनको फॉलो करते हैं। हमारे पास ये जी क्यू भी हो सकते हैं, यानी कि स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। मतलब पॉसिबल है कि कोई आपने एगनिस्ट दिया और उसने एगनिस्ट तो स्टिमुलेटरी होता है। अब आप कहेंगे इनहिबिटरी इफेक्ट कैसे शो करेगा? आपने कोई एगनिस्ट दिया, एगनिस्ट देने के बाद डिपोलराइजेशन हुई, लेकिन डिपोलराइजेशन होने के बाद कोई फंक्शन इनहिबिट हो गया। एगनिस्ट ही दिया था, काम उसे डिपोलराइजेशन का ही किया, बट देन उसके बाद इनहिबिशन हो गई। तो इस तरह जो मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर है इस तरह वर्क करते हैं, जी क्यू के साथ भी और जी आई के साथ भी। ये मैं बताती हूँ कि कहाँ पे ये मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर होते कितने तरह के हैं? M1, M2, M3, M4, M5। 5 तक होते हैं। M4 और M5 इतने यूज़ नहीं होते क्लिनिकली, दैट्स वाई दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो M1 होते हैं ये हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। जो M2 होते हैं हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो M3 होते हैं वो हमारे पास ब्लैडर में, स्मूथ मसल्स में एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में, आइज़ में प्रेजेंट होते हैं। अब जो M1 है, M3 है, ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करते हैं। ये जी क्यू पाथवे को फॉलो करते हैं। जी क्यू पाथवे को कैसे फॉलो करते हैं कि स्टमक में मोटिलिटी इंक्रीज़ करा देते हैं। मतलब मस्कुलिनिक रिसेप्टर के ऊपर जब एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करता है तो बाइंड करने के बाद ये स्टमक में मोटिलिटी इंक्रीज़ करा देते हैं। ब्लैडर में हमारे पास जो डिस्ट्रोसल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स करते हैं और यूरिनेशन होती है। स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है। आइज़ को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारे पास। अब हमारे पास जो M2 रिसेप्टर है ये किस पाथवे को फॉलो करती है? जी आई पाथवे को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है इसमें हमारे पास जो हार्ट बीट होती है वो कम होती है। कम कैसे होती है कि जब हमारे पास जो हार्ट बीट है यहाँ पे M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये जी आई पाथवे को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं? इनहिबिशन करवाते हैं और हमारी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल रहती है, कम रहती है। नॉर्मल 70 से 75 के दरमियान रहती है नॉर्मल कंडीशंस पे। और जो वेजो डायलेशन है वो भी वैसे तो हम कहते हैं कि वेजो कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे भी कंस्ट्रिक्शन हो रही है, लेकिन जो वेजो डायलेशन है वो भी पैरासिम्पैथेटिक के केस में ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि सिक्रीशन ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से वेजो डायलेशन भी पैरासिम्पैथेटिक में होती है। ये आपने याद रखना है। M1, M2, M3 कहाँ प्रेजेंट है? M1 और M2 स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करते हैं बिकॉज दे फॉलो द GQ पाथवे, एंड द M2 शो द इनहिबिटरी इफेक्ट बिकॉज दे फॉलो द G1 पाथवे। ओके, अब जो सेकंड वन है ये हमारे पास है निकोटिनिक रिसेप्टर। ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स है, मतलब कि कोई आयन चैनल्स है, आयन चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, डीपोलराइजेशन होगी और इस तरह या कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो हाइपर पोलराइजेशन हो सकती है। इस तरह ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू काम करते हैं। इसके अलग से कितनी टाइप्स हैं? एक NM है। NM क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में, यानी कि जो मसल्स है स्केलेटन मसल्स, वहाँ पे हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। और जो हमारे पास CNS में ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, एड्रीनल मेडुला जो किडनी का अपर पार्ट है, वहाँ पे जो हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास निकोटिनिक ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन, और ये हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। अब इनको निकोटिनिक क्यों कहते हैं, इनको मस्कुलिनिक क्यों कहते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं इनकी जो अफिनिटी होती है वो निकोटीन के लिए ज़्यादा होती है। जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होती है इनकी जो अफिनिटी है वो मस्कुलिन के लिए ज़्यादा होती है। अब आप कहेंगे कि ये तो निकोटीन और मस्कुलिन की बात होगी, अब एसिटाइलकोलिन में इसका क्या रोल है? एसिटाइलकोलिन, ये इन दोनों की एबिलिटी है कि एसिटाइलकोलिन दोनों पे इक्वली एफिनिटी रखता है। और जो निकोटिनिक है वो इस पे निकोटिनिक रिसेप्टर पे ज़्यादा अफिनिटी रखता है, मस्कुलिन पे बहुत कम, माइनर सी। और जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर है इस पे मस्कुलिन ज़्यादा अफिनिटी रखता है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे माइनर सी। बट द एसिटाइलकोलिन इज़ दैट कि जो दोनों पे इक्वल और ज़्यादा अफिनिटी रखता है। अभी आपके पास जो कोलिनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर्स थे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कितनी टाइप के होते हैं, वो आपके पास जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम कोलिनर्जिक सिस्टम की जैसे डिवीजन मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन पहले आपको मैंने आगे से नहीं डिवीजन बताई थी, इतनी सी बताई थी।
वो देख लेते हैं। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा। जो कोलिनर्जिक सिस्टम है इसका जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है। ये एसिटाइलकोलिन 2 रिसेप्टर्स पे एफिनिटी रखता है, एक निकोटिनिक पे, एक मस्क्यूलिनिक पे। मस्क्यूलिनिक हमारे पास 5 तरह के होते हैं, 3 तरह के क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 तरह के M1 M2 M3। M1 हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होता है, M2 हार्ट में प्रेजेंट होता है, M3 हमारे पास आइज़ में, ब्लैडर में, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है। जो निकोटिनिक रिसेप्टर है 2 तरह के होते हैं, एक NM होता है और एक NN होता है। जो NM होता है वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होता है, जो NN है वो हमारे पास CNS में और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो इनके ड्रग्स एगनिस्ट और एंटागनिस्ट, जो कोलिनर्जिक सिस्टम के एगनिस्ट है उनके अक्सर 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, 2 तरह के एगनिस्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। व्हाट इज़ द डायरेक्ट एक्टिंग एंड व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट एक्टिंग, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। वो क्या होगा कि जो एगनिस्ट है, एगनिस्ट का क्या काम होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि एगनिस्ट इज़ दैट विच मिमिक द अफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन ही है ना हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, बाय बाइंडिंग डायरेक्टली टू द कोलिनो रिसेप्टर। मतलब ये हमारे पास एक रिसेप्टर निकोटिनिक, ये हमारे पास साथ मस्क्यूलिनिक, एसिटाइलकोलिन का मॉलिक्यूल आया, इन पे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद अपना इफेक्ट शो करवाया एंड दैट्स इट। ये हमारे पास क्या हो गए, डायरेक्ट एक्टिंग। और इंक्रीज parasympathetic nervous system activity by inhibit the acetylcholinesterase enzyme. What is this? This is that कि जैसे कि आपने पढ़ा था हमारे पास ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में यहाँ पे हमारे पास एक मॉइस्चर था। वो मॉइस्चर क्या था, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस क्या करता था, वो एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल को जो यहाँ से आते थे डिग्रेड कर देता था। अब हमने क्या करना है, हमने जो ड्रग दी है वो ड्रग क्या करेगी, वो ड्रग आके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगी इनकी जगह पे, क्योंकि ये तो डिग्रेड होते जा रहे हैं, तो वो रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगी। वो तो डायरेक्ट एक्टिंग का काम। इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या करेंगे, वो आके इस मॉइस्चर पे बाइंड करेगी, इसको फिनिश कर देगी, इसको कवर कर लेगी, इसका डिग्रेडेबल इफेक्ट ख़त्म कर देगी। जब इसका डिग्रेडेबल इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारे पास नेचुरली एसिटाइलकोलिन आ रहा था वो आराम से बाइंड करता रहेगा। तो हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, कोलिनर्जिक सिस्टम के इफेक्ट्स हैं वो जनरेट होते रहेंगे, इस तरह काम करेंगे। डायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन सी ड्रग आती है हमारे पास, एसिटाइलकोलिन, बेथनिकोल, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन एंड देन निकोटीन। अब इसमें ये नाइट्रिक एल्कलॉइड है, इसमें हमारे पास ये एस्टर्स है। अब जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग में भी हमारे पास 2 तरह की है, एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल क्या है हमारे पास कि अगर आपने कोई आपने फंक्शन जनरेट करवाना है, वो आपने एक इनडायरेक्ट एगनिस्ट दिया, रिवर्सिबल वाला, क्या होगा, उसने अपना फंक्शन शो करवाया और जब हमारे पास एक्टिविटी और स्टिमुलेशन होगी, मतलब हमें चाहिए था 50% इफेक्ट, जब इफेक्ट हमारे पास चला गया 60% पे, तो हमने दूसरी ड्रग दे के इफेक्ट को रिवर्स करवा दिया ताकि हमारे पास टॉक्सिसिटी ना हो। एक हमारे पास है इरिवर्सिबल टाइप, जिसमें हमारे पास आती है एकोथायोफेट। ये एकोथायोफेट क्या करती है, ये ब्लॉकेज कर देती है, मतलब इरिवर्सिबली काम होगा, फिर टॉक्सिसिटी क्रिएट हो, कुछ भी हो, उसने जाके अपना काम कर दिया। अब हमारे पास एक्टिविटी जनरेट होती रहनी है और ये अल्टीमेटली क्या टॉक्सिसिटी कॉज करेगी और प्रैक्टिकली ये एप्लीकेबल नहीं हो सकेगी क्योंकि टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है। और रिवर्सिबल में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग आती है, एंड्रोफोनियम, फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन एंड पैनिटोस्टिगमिन। अब इसकी आगे से डिटेल इन सब की हम आगे फर्दर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास निकोटिनिक और मस्कुलिनिक रिसेप्टर, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह डिफरेंट है और किस तरह उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। यहाँ पे हम उनको प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि किस तरह न्यूरोट्रांसमीटर उनके साथ आगे बाइंड करते हैं और किस तरह वो फंक्शन शो करते हैं। अब ये जो मैंने एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बनाया है, इसमें सारा एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस का वर्क हो रहा है। जैसे मैंने आपको एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस वाले लेक्चर में बताया था, एसिटाइलकोलिन किस तरह बनता, कोलिन आता था हमारे पास, एसिटाइलकोलिन पड़ा होता था और हमारे पास एक एंजाइम की हेल्प से वो एसिटाइलकोलिन में चेंज होता था। एसिटाइलकोलिन देन उसके बाद वेसिकल में जाता था स्टोरेज के लिए विद द हेल्प ऑफ सोडियम। देन वेसिकल किसके साथ फ्यूज़ करता था, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करता था। मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करने के बाद क्या करवाता था, फ्यूज़ करवाने के बाद एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करवाता था और फ्यूज़ किसकी हेल्प से करवाता था, कैल्शियम की हेल्प से करवाता था। कैल्शियम के साथ 2 हमारे पास प्रोटीन भी थी जो फ्यूजन में हेल्प करती थी। अब इन केस निकोटिनिक रिसेप्टर है, ये हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर है, ये हमारे पास
निकोटिनिक रिसेप्टर किस तरह वर्क करते हैं, ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू वर्क करते हैं। मतलब कि ये हमारे पास चैनल्स है, यहाँ पे सोडियम आया, सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से डीपोलराइजेशन हो गई, और इस तरह ये आयंस चैनल्स के थ्रू वर्क करते हैं। ये हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर पड़ा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जो एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन की जो अफिनिटी है वो निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ भी है और मस्कुलिनिक रिसेप्टर के साथ भी है। अब जब निकोटिनिक रिसेप्टर यहाँ पे आया, उसने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो क्या हुआ, हमारे पास आयन चैनल्स ओपन हुए, फिर क्या हुआ, सोडियम एंटर हुआ। सोडियम जब अंदर आया तो हमारे पास क्या हुई, डीपोलराइजेशन हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई। इस तरह निकोटिनिक रिसेप्टर वर्क करते हैं। और मैंने ये भी पहले बताया था कि निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम NM कहते हैं। और जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास प्री सिनेप्टिक टर्मिनल ऑफ एक्सॉन या गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम NN कहते हैं। अब हम मस्कुलिनिक रिसेप्टर देखते हैं। जैसे कि निकोटिनिक रिसेप्टर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू वर्क करे से, और मस्कुलिनिक रिसेप्टर वर्क करेंगे G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिनको हम क्या कह रहे थे, 7 पास रिसेप्टर या सर्पेंटाइन रिसेप्टर। मैंने आपको G प्रोटीन कपल रिसेप्टर वाले टॉपिक में ये बताया था, ये भी पहले बताया था, लेकिन मैं अगेन बताती हूँ। यहाँ पे भी सारा एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस का वर्क होगा। एसिटाइलकोलिन यहाँ पे हमारे पास रिलीज़ हुआ, रिलीज़ होने के बाद अब डिपेंड करता है कि उसने किस रिसेप्टर पे वर्क शो करना था। M2 हमारे पास इनहिबिटरी थे, N2 हमारे पास इनहिबिटरी थे, तो ये किस पे वर्क करेंगे, GI के थ्रू, GI कपल प्रोटीन के थ्रू वर्क करेंगे। और M1, M2 और M5 रेयरली यूज़ होता है, ज़्यादा M1 और M3 यूज़ होता है। ये हमारे पास स्टिमुलेटरी थे। ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट थे, M1 हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट था, M3 हमारे पास आई ब्लैडर GIT में प्रेजेंट था, और जो हमारे पास M2 था ये कहाँ पे प्रेजेंट था, हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट था। और मस्कुलिनिक रिसेप्टर क्या काम करते थे, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ। एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होने के बाद जब यहाँ पे हमारे पास एक रिसेप्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, GI यानी कि G प्रोटीन कपल इनहिबिटरी रिसेप्टर है। यहाँ पे जब तक हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन यानी आके बाइंड नहीं किया था, तो यहाँ पे GTP का मॉलिक्यूल अल्फ़ा सब यूनिट के साथ लगा हुआ था। जब हमारे पास ये आके बाइंड किया तो क्या हुआ, अल्फ़ा सब यूनिट हमारे पास डी अटैच हुआ, और उसकी जगह हमारे पास GTP अटैच हुआ। GTP ने क्या किया, एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करवाया। इनहिबिट करवाने की वजह से क्या हुआ, सोडियम अंदर एंटर नहीं हुआ। सोडियम जब एंटर नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम की जब एंटर नहीं होगा तो हमारे पास कंट्रैक्शन नहीं होगी तो इट विल शो द इनहिबिटरी फंक्शन। इनहिबिटरी फंक्शन क्या होगा, हमारे पास हार्ट में क्या हो जाएगा, हार्ट रेट हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा और ब्रेडिकार्डिया होगा। अब हमने जी इनहिबिटरी पे हमने फंक्शन देख लिया, तब हम GQ पे फंक्शन देखते हैं। ये हमारे पास एक 7 पास रिसेप्टर है, जिसे हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। इसके साथ हमारे पास 3 सब यूनिट लगे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। और अल्फ़ा के साथ हमारे पास GDP अटैच होता है। जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करेगा तो GDP हट जाएगा और क्या अटैच हो जाएगा, GTP अटैच हो जाएगा। GTP क्या करेगा, GTP डैग को DAG जो डैग है, डाई एसाइलग्लिसरोल और IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इनको एक्टिवेट करेगा। इनको एक्टिवेट करने से क्या होगा, सबसे पहले तो ये PLC फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा। फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा, वो किसको एक्टिवेट करवाएगा, वो डैग और IP3 को एक्टिवेट करवाएगा। IP3 एक्टिवेट होने से क्या होगा, हमारे पास इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज़ होंगे। कैल्शियम इंक्रीज़ होता है तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद डैग क्या करेगा, ये फोस्फोकाइनेज A को एक्टिवेट करवाएगा और एक कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक इवेंट्स चलेंगे और सोडियम अंदर एंटर होगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगी। और हमारे पास क्या होगा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, M1 और M2। M1 स्मूथ मसल्स ऑफ GIT में, और जो M3 होते हैं वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास गाल पर, वो ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, आइज़ में प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट। और M1 पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, M1 पे हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करेंगे, सिक्रीशंस को, मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। ये इस तरह अपना फंक्शन शो करते हैं।